सर जी क्वेश्चन नंबर 26 देखें, ये सारे पास्ट पेपर ही हैं। आप लोगों के पिछले कुछ सालों के पास्ट पेपर में सिर्फ 2 पास्ट पेपर रह गए हल करने वाले, बाकी ऑलमोस्ट सारे ही हो गए। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लियाकत इंडस्ट्री एट दिसंबर 2016। ऑनर्स कैपिटल आपके पास गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, अकाउंट पेबल और इंटरेस्ट। फ्री होल्ड, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल एंड कैश। चलो आप खामोश हो जाए। आपके पास द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। डेप्रिसिएशन आपको मिल गई, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस उसने बता दिया। फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट एक्सपेंस एक ही बात है। गेन ऑन डिस्पोजल भी उसने बता दिया और नेट प्रॉफिट बता दिया 1525948। उसके बाद उसने बताई डिटेल ऑफ द गेन। क्या तो ऊपर जो 98,960 लिखा हुआ है ना, वो असल में फाइंड कैसे किया। गेन ऑन सेल ऑफ फ्री होल्ड लैंड, कहता जो लैंड बेची है ना उसके ऊपर गेन आपको आया है 168,960, उसके ऊपर गेन आया है। ये कैश ऑन डिस्पोजल इससे भी ऊपर की चीज होगी। फिर ये तो गेन है, इसका मतलब है लैंड बेची है, उससे हमें कैश भी आया होगा। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट ड्यू टू फायर, कहता है दूसरा 70,000 का हमें लॉस आया, मैंने नेट किया और नेट करके ऊपर लिख दिया गेन, क्योंकि गेन ज्यादा था लॉस कम था। बाद में पता चल रहा है कि द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट रिप्रेजेंट द WDV ऑफ द इक्विपमेंट। कहता है ये जो ऊपर 70,000 लिखा है ना, ये WDV थी इक्विपमेंट की। द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अमाउंटिंग टू ₹30,000, कहते हैं 30,000 की हमें इंश्योरेंस मिली, erroneously credited to accumulated depreciation, वो हमने accumulated depreciation को क्रेडिट कर दिया। अगर आप वहां ऊपर देखें, आपको तमाम एसेट्स की बुक वैल्यू गिवन है। जब आपको इंश्योरेंस मिलती है तो एंट्री क्या पास करते हैं, कैश टू इंश्योरेंस इनकम, कैश डेबिट, इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट। उसने एंट्री पास कर दी है कैश टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है अगर उसने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गलत क्रेडिट किया है तो जो ऊपर बुक वैल्यू पड़ी होगी वो भी गलत है, क्योंकि जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उसने क्रेडिट कर दिया, बढ़ा दिया या कम कर दिया, बढ़ा दिया, इसका मतलब है उसने ज्यादा वैल्यू माइनस की, तो वो जो हमारे पास इक्विपमेंट ऊपर पड़े होंगे वो भी गलत होंगे। ठीक होगी बात। दो चीजें गलत होगी, एक तो उसने लॉस गलत लिखा, 70,000 बुक वैल्यू थी, 30,000 इंश्योरेंस वाले ने हमें दे दिया, तो हमें लॉस कितना हुआ, 40,000 का। 70,000 का लॉस, इसका मतलब है ऊपर हमारा जो 98 लिखा हुआ है ये भी गलत है वैल्यू। अब गलती एक तो हमने पकड़ ली, गलती ये थी कि एक तो उसने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को गलत लिखा, उससे हमारे एसेट गलत हो गए। प्रॉफिट ही गलत हुआ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखने से प्रॉफिट गलत नहीं होगा, एसेट गलत हुआ। लेकिन लॉस उसने 70,000 का लिखा हुआ, लिखना कितना से चाहिए था, 40 का, इस वजह से प्रॉफिट गलत हुआ। लॉस कम लिखा ज्यादा, कितने से ज्यादा, 30,000 से, तो हम अपना प्रॉफिट 30,000 से कम कर दें या ज्यादा। उसने लॉस ज्यादा लिख दिया है, तो अब लॉस रिवर्स करेंगे, जब लॉस रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट में 30,000 ऐड कर दें। ये जो उसने 30,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में गलत लिखा है, उससे हमारा एसेट गलत हुआ है, वो हम एसेट को ठीक कर दें। आगे चलते हैं। रिपेयर टू बिल्डिंग अमाउंटिंग टू ₹50,000 वर एरोनेसली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर को डेबिट करना था, उसने किसको डेबिट कर दिया, बिल्डिंग को। एसेट भी गलत कर दिया, प्रॉफिट भी गलत कर दिया।
बस ये एक अच्छी बात है कि उसने जो गलती की है वो साल के एंड पे की है, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आता है ना वो नहीं लेंगे। अगर साल के मिड में गलती करता, साल के शुरू में गलती करता, तो आपको याद होगा एसेट को सही करने के साथ डेप्रिसिएशन चार्ज या रिवर्स करनी पड़ जाती। ओके होगी बात। तो इस बिल्डिंग की वजह से उसने रिपेयर लिखना था, नहीं लिखा। अब जब रिपेयर लिखेगा तो एक्सपेंस लिखेगा, एक्सपेंस लिखेगा तो मतलब एक्सपेंस चार्ज करेगा या रिवर्स करेगा? जब एक्सपेंस चार्ज करेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? 50,000। ओवरऑल 30,000 प्लस किया, 50,000 माइनस किया, तो ओवरऑल 20,000 प्रॉफिट में से माइनस कर। दूसरा, उसने बिल्डिंग में गलत ऐड किया हुआ या माइनस किया हुआ? ऐड किया हुआ। ये उसके क्लोजिंग बैलेंस में गलती पड़ी होगी या ओपनिंग में? क्लोजिंग बैलेंस उसका गलत, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस भी ठीक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू बिल्डिंग 12 लाख, और ऑनर्स विदड्रॉ 150,000 पर मंथ, और आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है इनडायरेक्ट मेथड से। सबसे पहले तो आपको पता है सवाल को हमने प्रॉफिट से शुरू करना है, प्रॉफिट ही गलत था, तो सबसे पहले प्रॉफिट को ठीक कर देते हैं। ठीक हो चुका है, यहां पर नाम लिखेंगे, पेपर में वो बिजनेस का नाम लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फॉर द ईयर एंडेड, आगे आ जाएगी डेट, रुपीज 1000 में या मिलियन में है? रुपीज इन या रुपीज ही है बस, नो मिलियन नो 1000। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है? 15, 25, 9,4, जिसमें 30,000 प्लस कर दिया और 50,000 माइनस कर दिया। हमारे पास 1505 948 1505,948। उसके बाद एडजस्टमेंट कर लें। सबसे पहले डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, हाँ जी डेप्रिसिएशन तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इनकम स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन में 932,500 932। अब ये कह सकते थे सर ये भी तो गलत हो सकती है, ये बिल्कुल गलत हो सकती थी अगर एरर साल से पहले होता, एंड से पहले होता। एरर साल के एंड पे था तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं आया। इंटरेस्ट एक्सपेंस 141,872, ये आपको यहां पर गिवन है 141,872। फिर उसने जो नेट करके गेन लिखा हुआ है ऐसा हमने नहीं करना, हमने लॉस और डिस्पोजल अलग लिख देते हैं। 40,000 से, और गेन और डिस्पोजल के बारे में कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब है वो सही है। अब ये गेन और डिस्पोजल ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, ये तो नेट करके लिखा हुआ है। असल गेन है 168,960 168,960। और कोई ऐसी बात जो एडजस्ट होनी हो, खत्म होगी बातें, क्लोज कर देंगे। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज
2451 360 2451 360। अब हमने क्या करना है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेनी है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नीचे तो कुछ ऐसा वैसा बताया नहीं हुआ कि कोई चीज किसमें शामिल है, तो बस एक हमारे पास आ जाएगा यहां पर लोन, शॉर्ट टर्म लोन नहीं आएगा, अकाउंट पेएबल, यहां से इन्वेंट्री आ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल, तीन चीजें आएंगी। तो अकाउंट पेएबल आपका कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है, क्योंकि इस तरह से जा रहा है ना, ये एरो लगाकर चेक कर दिया करें, कभी साल वो इस साइड पर लिख देता है, कभी दूसरी साइड पर लिख देता है। हाँ जी, डिक्रीज इन अकाउंट पेएबल, डिक्रीज इन अकाउंट पेएबल 277 200, अकाउंट पेएबल कम हुआ। इन्वेंट्री 320 से 685 हो गई, कम हुई या ज्यादा? इंक्रीज इन इन्वेंट्री 364980 बढ़ गई है, तो ये भी माइनस हो। फिर अकाउंट रिसीवेबल की बात हो रही है, ये भी बढ़ रही है, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल 677820। हमने वर्किंग कैपिटल में जो जो चीजें चेंज होनी थी वो हमने ले ली। क्लोज कर देते हैं। हमारे पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 113136 पॉजिटिव या नेगेटिव? अब आगे क्या करना है हमने, इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड। टैक्स तो है ही नहीं, इंटरेस्ट पेड की बात आ गई। हाँ जी, अगर इसका ओपनिंग क्लोजिंग है तो इक्वेशन बना लेंगे या लेजर बना लेंगे, और अगर ओपनिंग क्लोजिंग ना हो तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। ओपनिंग कितना है 63360 प्लस एसओपीएल में कितना ऊपर रिवर्स किया था 141872 और माइनस कर देते हैं इसका क्लोजिंग बैलेंस 105,600। कितनी अमाउंट आ 99632। ये हमारे पास आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कितना 1031,728 1031,728। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी होगी। आप इसका नाम भी देना चाहते हैं तो। अब हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पहले एक रिवाज हुआ करता था कि पेपर्स के फौरन बाद आई कैप का सॉल्यूशन आने से पहले टीचर्स अपना सॉल्यूशन दे देते थे, तो मोस्टली गलत ही होता था। आई कैप का भी गलत ही होता है। आई कैप भी अपने सॉल्यूशन ना बाद में ठीक कर रहा होता है। कल एक बात मैं पढ़ रहा था, वो एक 200 बेस पॉइंट होता है, शायद आपको आइडिया हो। 200 बेस पॉइंट का मतलब ये होता है 2%। 100 बेस पॉइंट का मतलब होता है 1%। अब आई कैप ने क्वेश्चन के अंदर 200 बेस पॉइंट गिवन था और जो परसेंटेज ली हुई थी वो ली हुई थी 20%। मैं पहले खुद हैरान हुआ कि ये होता तो 100% का 1% है। वो आई कैप का मैंने सजेस्टेड आंसर देखा तो उसने 20% लिया होता। फिर मुझे पता चल गया था अब आई कैप जब दोबारा ये बुक के अंदर सवाल देगा ना तो उसका सोल्यूशन सही करके देगा। पता नहीं कैसे होते हैं चेक, मुझे लगता है कोई जुल्म होता जरूर है, कुछ ना कुछ होता जरूर है, क्योंकि कई सजेस्टेड आंसर
अब क्योंकि जब से आई कि अपने अपने बुक के अंदर ना ठीक करके दे रहा है, अभी तक बुक के अंदर भी कुछ मसाइल हैं लेकिन काफी हद तक सही है। अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे, जो लास्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक सवाल है, आई कि आपने अपने सजेस्टेड आंसर में इसका सोल्यूशन कोई और दिया हुआ था और बुक के अंदर कोई और दिया था। जो हमारा पेपर चेक करता है वो सोल्यूशन बनाता नहीं, सोल्यूशन जो पेपर बनाता है ना वो बना के देता है। हमारा पेपर चेक करता है तो सोल्यूशन उसके पास वो नहीं, सोल्यूशन के हिसाब से नहीं देखता, सोल्यूशन के हिसाब से तो अगर देखेगा तो फिर तो कोई पास ही ना हो। वो हर स्टेप को देखता है, कंसीडर करता है, क्योंकि जिसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं उसको भी वो कंसीडर करता है। R1 में तो चलो फिक्स सॉल्यूशन होते हैं, बाकी जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको तो हर बंदे का सॉल्यूशन और होता है, तो इसलिए वो सॉल्यूशन सारे ही कंसीडर कर रहा होता है। और ये भी वो कहता है ये सजेस्टेड आंसर है, फाइनल आंसर तो देता ही नहीं है। अगर हम आई कैप के ऊपर केस करते हैं तो कभी भी हम जीतेंगे नहीं, वो कहते मैंने सजेस्ट किया है, ना मानू। चलें जी, अच्छा पहले तो इधर गौर फरमाए, ये तो बात हमें पता है कि हमने लैंड बेची है, वो इधर अब बातें खत्म। लैंड हमने सेल की है और गेन पे सेल की है, तो यहां से हमें ये पता चल जाएगा, लैंड का लेजर बना लेते हैं क्योंकि डेप्रिशिएट तो ये होती नहीं है, फ्री होल्ड लैंड है। लीज होल्ड लैंड होती ना फिर भी उसकी इलेक्शन आ सकती थी। तो हम इसका ब्रॉड ऑन फाइंड करते हैं 66000000, और इसका कैरी डाउन 4778 क्लोज करेंगे। तो अगर डेबिट साइड पर आएगा तो लैंड खरीदी है और क्रेडिट साइड पर आएगा तो लैंड बेची है। कितना 1821। अब इतने वाली लैंड आप लोगों ने कितने के गेन पे बेची है? 168,960। इसका मतलब है कितने की बेची, दोनों को प्लस कर देंगे। 1821600 वाली लैंड 168,960 के प्रॉफिट पे सेल की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कैश फ्रॉम सेल ऑफ लैंड या डिस्पोजल ऑफ लैंड, कितनी अमाउंट आ गई टोटल? 1990560। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं एसेट्स का लेजर बनाकर कि कोई हमने एसेट तो नहीं खरीदा, यहां पर हम बना लेते हैं पीपीई का लेजर। अब जरा गौर फरमाए कॉमन सेंस कैसे डेवलप करते हैं पेपर में। एक बात तो कंफर्म है कि जब सारे डेप्रिसिएशन सब लेजर्स की एक गिवन है, तो या तो फिर हर एक लेजर को अलग अलग बनाए, तब हमें यह नहीं पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन किसको कितनी चार्ज करनी है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि सारे पीपी का एक ही लेजर बना लेते हैं, क्योंकि सारे बुक वैल्यू पे गिवन है। जो डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं वो एक बिल्डिंग है, व्हीकल है और इक्विपमेंट। सबका ब्रॉड ऑन लिख देते हैं डेबिट साइड पर। बिल्डिंग का कितना ब्रॉड ऑन है? 41711200 41711200। फिर 800,000 व्हीकल का 800,000। फिर उसके बाद इक्विपमेंट है 411 211 2000। और क्रेडिट साइड पर एक तो आ गया हमारे पास डिस्पोजल। आपको पता है जो एसेट बेचा था उसकी बुक वैल्यू क्या थी? 70,000। एक इधर डेप्रिसिएशन आती है कितना? 932, वो तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन। फिर उसके बाद हम यहां पर लिख देते हैं कैरी डाउन। सबसे पहले कैरी डाउन किसका लिखोगे? बिल्डिंग का कैरी डाउन सही है या गलत है?
गलत है। वो जो 50,000 का उसके अंदर रिपेयर ऐड किया हुआ है निकाल दो। जो 50,000 का रिपेयर ऐड किया हुआ है वो माइनस करके लिखेंगे। तो ये जो बिल्डिंग का बैलेंस है इसमें से अगर हम 50,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 505 माइनस करके बता दो। 50076 जितना बिल्डिंग का बैलेंस था मैंने उसमें से 50,000 माइनस कर दिया। वो जो बिल्डिंग वाला ऐड हुआ वो जो रिपेयर उसने बिल्डिंग में ऐड कर दिया था। उसके बाद आप लोग का व्हीकल बिल्कुल ठीक है, व्हीकल की वैल्यू 6 लाख है। ये बिल्डिंग की वैल्यू थी, व्हीकल 6 लाख है। उसके बाद जो आपके पास इक्विपमेंट पड़ा है वो भी गलत है। उसमें क्या गलती है जरा गौर फरमाएं। उसने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया है, मतलब उसमें से कितनी वैल्यू ज्यादा माइनस कर दी? 30,000। कितनी वैल्यू गिवन थी? यहां पर आप जाएं जरा, यहां पर उसने लिखा हुआ है ये जो 30,000 इंश्योरेंस से मिला था ना उसने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया। 30,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा कर दी तो ज्यादा माइनस हो गई होगी। तो हम क्या करेंगे? 30,000 रिवर्स कर दें तो उस इक्विपमेंट की वैल्यू में ऐड बैक कर देते हैं। तो ऐड बैक करो जरा इक्विपमेंट के क्लोजिंग बैलेंस के अंदर 141643100 प्लस 30,000 1673,100। और अब अगर इसको क्लोज करोगे ना डेबिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है ना क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है। अच्छा वो बिल्डिंग को जो ट्रांसफर हुआ है वो कितनी अमाउंट है? सीविप 12 लाख। तो ना डेबिट साइड पर कोई डिफरेंस आ रहा है ना क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है ना मजीद कोई एसेट खरीदा है और ना बेचा। फिर सीविप का भी लेजर बना दें ये चेक करने के लिए कि उसके ऊपर कोई नया खर्चा तो नहीं हुआ। सीविप का ब्रॉडऑन कितना है? 181600 1821 और कैरी डाउन कितना है? 14784 और बिल्डिंग को कितना ट्रांसफर कर दिया था? अगर तो ये आ जाता है बराबर तो इसका मतलब है कोई मजीद खर्चा नहीं हुआ सीविप। डेबिट साइड पर आया है तो इसका मतलब है अभी कोई खर्चा और हुआ है। कितना हुआ है? 856 आपको पता है सवाल में सबसे मुश्किल काम क्या था? ये अमाउंट राउंड ऑफ वाली नहीं थी, सारी लिखनी पड़नी थी। तो ये भी एक टाइम वेस्ट हो रहा होता है ना। इसको हम रुपीज एंड मिलियन में कर सकते हैं ना थाउजेंड में कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू इस तरह की है। अच्छा रुपीज एंड 100 में नहीं होता 1000 होता है, मिलियन होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस्ट इनकर्ड फॉर कैपिटल वर्क इन कितनी अमाउंट? 856 डन होगी बात। उसके बाद और कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि कैश फॉर्म में आई? इंश्योरेंस, वो जो आपको इंश्योरेंस मिली है जो आपने अक्यूमुलेटेड ऑप्शन को क्रेडिट कर दिया है, असल तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। तो इंश्योरेंस रिसीव्ड, क्योंकि ये भी नॉन करंट एसेट की इंश्योरेंस है 30,000। अब बात खत्म होगी। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट 448800। अच्छा लॉन्ग टर्म डिपॉजिट अगर अब आ करना लॉन्ग टर्म डिपॉजिट को कुछ लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी ट्रीट कर लेते हैं, तो वो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। वो लफ्ज लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ही इस्तेमाल करता है,
लेकिन वो कभी कभी इसको अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख दे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब आकर ना काफी जगह पर ये लिखा होता है कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेकर चला जाता है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी, कितनी वैल्यू आ रही है? 132 कम हो रही है, ज्यादा? परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो? तो फिर तो बढ़ रही होगी, फिर कैसे कम हो रही है? 448 से 580 इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। 132 increase in deposit। 132 इनफ्लो या आउटफ्लो? अब आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का काम तमाम। कितनी अमाउंट आ गई? 1031 760। ये हमारे पास इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। और बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली एसेट खरीद रहे होते हैं, बेचते कम है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले शेयर कैपिटल का लेजर बनाएंगे और प्रॉफिट और ड्राइंग्स भी इसके अंदर आएंगे, क्योंकि यहां पर रिटेन अर्निंग का अलग से लेजर नहीं गिवन। तो चलें जी, कैपिटल का लेजर बनवा दें, किसी को बनवाना आता है तो। अच्छा, ये जरा ध्यान से, जिसने भी लेजर बनवाना है, ड्रॉ डाउन कितना? 13665 13665 280। यहां पर लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट या पैट। अच्छा मुझे बताओ, प्रॉफिट है दो, एक गलत प्रॉफिट है एक सही प्रॉफिट है, कौन से वाला लिखेंगे? सही वाला लिखेंगे। सही वाला कितना है? 1505948। इसका जो कैरी डाउन लिखा हुआ है ऑलरेडी वो गलत है, ये ठीक है? जो कैरी डाउन यहां पर लिखा हुआ है इसके अंदर जो नेट प्रॉफिट इस साल का ऐड हुआ और ड्राइंग्स माइनस होकर ये अमाउंट आती है ना, तो ये तो गलत हुई। इसके अंदर आपका गलत प्रॉफिट ऐड हुआ है, पुराना प्रॉफिट ऐड हुआ है। पुराना प्रॉफिट और नया प्रॉफिट में पता डिफरेंस कितना का? 20,000। अब चले आप अपना पुराना प्रॉफिट बता दो। पुराना प्रॉफिट तो ये लिखा हुआ है ना 1525948। वो जो आपकी इक्विटी आई हुई है क्लोजिंग बैलेंस, देखिए इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस आता कैसे है? ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग। और जो क्लोजिंग नेट प्रॉफिट आया हुआ है पहले, गलतियां तो हमने ठीक की आके, तो उसमें ये गलत प्रॉफिट ऐड हुआ है, तो गलत प्रॉफिट निकाल दें, सही प्रॉफिट ऐड कर दें। तो उन दोनों में जो फर्क है, जो हमारा नया प्रॉफिट है वो 20,000 पहले वाले प्रॉफिट से कम है, तो या तो सिर्फ 20,000 माइनस कर दो या फिर गलत प्रॉफिट माइनस कर दो और सही प्रॉफिट ऐड कर दो, क्योंकि आपका जो पहले वाला कैरी डाउन लिखा हुआ है वो गलत है। तो आप ऐसा करो कि अपने इस कैरी डाउन के अंदर 20,000 ही बस माइनस कर दो, या फिर ऐसा करो कि गलत प्रॉफिट माइनस करके सही प्रॉफिट ऐड कर दो, बाद में भी 20,000 की आनी है। तो 20,000 माइनस करो जरा इसमें से। 13918 6 डबल 8060। और ड्राइंग्स भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 150 एक महीने की मल्टीप्लाइड बाय 12 1800 था। अब क्लोज करेंगे, अगर क्रेडिट साइड पर आएगा तो इंक्रीज इन कैपिटल, और अगर डेबिट साइड पर आएगा तो ड्राइंग्स। कैश आ रहा है 54683 54683
इंक्रीज इन कैपिटल। कितना? 5 4 6 8 3। उसके बाद हमारा और लॉन्ग टर्म लोन है 1 मिलियन से 1 मिलियन नो चेंज। शॉर्ट टर्म लोन है 15/31 से 13/31। पे या रिसीव? लोन पेड 2 लाख। ड्राइंग्स 18 लाख। और कुछ? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नेट 1453168। अब तीनों को प्लस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज? तीनों को प्लस करें तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट 61032। इसमें हम कर देंगे ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट 8448। हमारे पास आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश 6948। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, ये जो आपका हिस्सा है ना इतना, इसे रिकंसिलिएशन ऑफ कैश भी बोलते हैं। रिकंसिलिएशन ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट। कभी जिंदगी में वो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लेना कि रिकंसिलिएशन ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट करें, तो बैठ ना जाना पता नहीं क्या ही पूछ लिया। सब कुछ वर्किंग में कर लो और एंड पे आगे सॉल्यूशन में इतना हिस्सा बना दो, या सारा इधर भी कर लोगे तो गलत नहीं करेगा। मतलब तीनों ए बी सी तीनों एक्टिविटी वर्किंग में कर लो फिर, और एंड पे नेट कैश एंड वर्किंग का रेफरेंस दो, और आपने इतना हिस्सा अपने सॉल्यूशन में लिख लो। और यही क्या है आपका, इसी हिस्से को बोलते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ कैश एंड कैश। और गलत हो गया तो क्या हुआ? नहीं, वर्किंग के भी मार्क्स होते हैं, वर्किंग आपने गंदी नहीं करनी होती। वर्किंग का मतलब ये नहीं है कि रफ वर्क। वर्किंग का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें हमने वर्किंग में कर रहे हैं और उसके कुछ बैलेंस यहां पर लिख रहे हैं, तो उसके प्रॉपर मार्क्स होते हैं। इक्वल ना आया तो कर देना। देखिए, ओपनिंग और क्लोजिंग तो आपको पता ही होगा ना, इनका डिफरेंस यहां लिख देना, फिर आगे पीछे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा देना। एक्सीलेंट। चलिए अगली क्लास में हमने ड्राम लिमिटेड वाला क्वेश्चन करते हैं।